जब जिद जंग जीतने की हो, जब जिद जंग जीतने की हो तो घाव मायने नहीं रखते। साथियों, आज के इस कक्षा कार्यक्रम में मैं एनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सच में जब आपने सपने सजो लिए, जिद है किसे प्राप्त करने की, या तो जिद ही मत करिए, इच्छा ही मत रखिए, और अगर आपने इच्छा रख भी ली है तो हासिल करिए, अन्यथा वो आपके अचेतन मन में हमेशा कुल बुलाता रहेगा, आपको दंश देता रहेगा। इसलिए या तो हासिल, या तो किसी की इच्छा मत रखो, और अगर इच्छा है तो उसे हासिल करो। ये मायना है, ये जिंदगी है उतार और चढ़ाव की, संघर्ष की। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, लाइफ इज स्ट्रगल बट कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलिए। और उसी लक्ष्य को आप सोचिए, जब दिन और रात हम आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी बरकरार रहिए। और इसी क्रम में आज का ये टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर शुरुआत कर रहे हैं आज के कक्षा कार्यक्रम की पहले नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? साथियों, जब देश के अंदर आजादी की मांग उठने लगी तो उस मांग को लेकर आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन की एक, आप सोचिए उस समय अगर हम बात करें तो ब्रिटेन एक उस दौर से गुजर रहा था जब उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर से गुजरना पड़ रहा था। तो उन्होंने भारत में एक मिशन भेजा और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। साथियों, कैबिनेट मिशन क्यों नाम दिया गया? वो इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उनके जो कैबिनेट के व्यक्ति थे उनको भारत में भेजा गया था। और जब उनको भारत में भेजा गया तो ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारत को आजाद करना है, लेकिन आजाद का स्वरूप क्या होगा, और उस स्वरूप को लेकर मार्च 1946 में, ये ध्यान रखिए, मार्च 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन। हालांकि इसी के आधार पर, इसी रूपरेखा के आधार पर भारत को आजादी का स्वरूप मिला और इसी का परिणाम 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। तो दो बड़े संगठन, दो बड़े पार्टी आज भी ब्रिटेन देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, कई बार इस प्रकार के प्रश्न ये बहुत आ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था आपको, जो महत्वपूर्ण है, जैसे संतोष ट्रॉफी पूछ रहा है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक दलीप ट्रॉफी पूछा जाता है, ठीक है, ट्रॉफी। एक एसेज ट्रॉफी जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, परीक्षा में। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उसी क्रम में आपसे नेहरू कप, तो नेहरू कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर अगर ये महिला पूछी गई है, महिला, और महिला कौन होगी? बछेंद्री पाल। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, आप सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर है। और किस राज्य में, किस देश में है? तो नेपाल में, 8,848 मीटर। इसके साथ साथ में महान हिमालय में है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके ऊपर प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो शेरप्पा वो व्यक्ति थे जो इसके ऊपर गए थे, ठीक है, पहली बार चढ़े थे। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि अपने यहां परिक्षेत्र की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पहला जो इस परिक्षेत्र में जाने वाली अगर महिला की बात करें तो वो बछेंद्री पाल है। लेकिन आपने एक और लड़की का नाम सुना होगा, संतोष का, संतोष यादव, ठीक है। ये इसमें और इसमें सिर्फ अंतर इतना सा है कि अगर बात करें इसकी कि भाई 2 बार चढ़ने वाली, 3 बार चढ़ने वाली, पहला वह व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर तिरंगा फहराया, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे आ जाता है कि कौन विकलांग व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, ठीक है। तो जनरली आपको 3-4 पॉइंट याद रखने, क्योंकि लेकिन फिर ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है बछेंद्री पाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उपसौर की स्थिति क्या होती है? देखिए, पहले भी मैं आपको 2-4 बार बता चुका हूं, एक शब्द होता है उपसौर और एक शब्द होता है अपसौर, राइट। 2 बातें ध्यान रखिए, आप सब जानते हैं ये सन है, और सन की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कौन? ग्रह।
और उन ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी, और जब पृथ्वी ये चक्कर लगाती है तो जो कक्षा है पृथ्वी की वो दीर्घवृत्ताकार है। ये अर्थ एक बार साल में, आप सब जानते हैं, एक बार सूर्य के सर्वाधिक नजदीक आती है और एक बार सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जाती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य निकटतम संबंध होता है, ध्यान रखिए, वह दिन होता है 3 जनवरी, और जब सर्वाधिक दूरी होती है तो वह होती है 4 जुलाई। ठीक है, अब सर होती कितनी है, तो आप ये समझिए एक तरीके से कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और न्यूनतम कितनी होती है, तो 14.71 करोड़ किलोमीटर। और औसत दूरी कितनी होती है सन और अर्थ के बीच में, अगर एवरेज दूरी की बात करें तो कितनी होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। इट मीन्स एक्सप्रोक्सीमेट अगर हम बात कर ले तो 15 करोड़, ये औसत दूरी है। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जब नजदीक होती है तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर, और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो वह कहलाता है अपसौर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपसौर पूछा है, तो उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है, तो देखिए दुबई के अंदर है। और आईसीसी की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एक्चुअल में राष्ट्रीयकरण का मतलब किसी भी बैंक को गवर्नमेंटीकृत करना है, नेशनलाइजेशन करना है, और उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कर दिया गया। ठीक है, 1949 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 5 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के क्या रहे, पहले उपराष्ट्रपति रहे, उनका जन्मदिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर पर, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध। 2 बातें समझिए, काजीरंगा और एक होता है मानस। ये दोनों नेशनल पार्क हैं, एनपी नेशनल पार्क, और दोनों का संबंध किस राज्य से है, असम से है, और दोनों ही बड़े प्रसिद्ध है। अगर बात करें काजीरंगा की, तो काजीरंगा प्रमुखता के साथ में जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो एक सींग का गैंडा। क्या, एक सींग का गैंडा, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, मानस भी कहां है, असम में है काजीरंगा। और मानस नेशनल पार्क से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हालांकि मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा। देखिए नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, कितनी बार लगा, तो अब तक 3 बार लग चुका है। अब एक बात ध्यान रखनी है, देखिए इसमें थोड़ा सा डाइवर्जन आएगा। एक बार 1962 में लगा जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। एक बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1971 में दिसंबर में, उस समय बांग्लादेश अलग बना था, तो एक बार तब लगा। और एक बार, ये तो 2 बार तो लगे हैं इंटरनेशनल तौर पर, अंतरराष्ट्रीय युद्ध की स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय युद्ध की स्थिति में। तीसरा जो लगा है वो लगा सशस्त्र विद्रोह की बात मान ले, विद्रोह। बाद में एक्चुअल में इसी शब्द को एक बाद में चेंज कर दिया गया, इसे कहा गया आंतरिक अशांति। क्या, आंतरिक अशांति। ये इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी, और उस समय जब इमरजेंसी देश में लगाई गई तो उस समय फिर कांग्रेस चुनाव हार गई थी। तो 3 बार अब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1975 में। ठीक है, तो ये तीसरा जो सशस्त्र है ये इंटरनल है। और फिर 1977 में, एक आपको आज बड़े गजब की बात बताता हूं, 1977 तक देश में कंटिन्यू रूप से अगर किसी पार्टी की सरकार रही तो वो कांग्रेस की। 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी, गैर कांग्रेस की, और उस समय देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जनता दल की सरकार बनी। और राजस्थान में भी उस समय गैर कांग्रेस की सरकार बनी, और
राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। बड़ा इतिहास, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो इंदिरा ने भी खैर, क्योंकि इसलिए शक्ति पावरफुल लेडी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उसने देश में कई ऐसे डिसीजन लिए जैसे कि आज नरेंद्र मोदी ले रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कामाख्या कहां पर है, असम में, गुवाहाटी के अंदर ये आता है, असम के अंदर ये मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध है और बताया जाता है कि जो ये देवी है वो बड़ी प्रसिद्ध है कामाख्या की, ठीक है। तो इस कहां पर है, असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शहर गुलाबी शहर, तो गुलाबी शहर तो आप जानते ही हैं, जयपुर नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कौन कहलाता है, हैदराबाद कहलाता है। मशहूर को तो आप जानते होंगे, टीपू सुल्तान बड़ा प्रसिद्ध है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, कपास के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कपास के लिए सबसे मिट्टी कौन सी है, रेगुर कह सकते हैं, काली मिट्टी कह सकते हैं, और इसीलिए इसे कपासी मृदा कहते हैं। कपासी मृदा, किस मृदा को कहते हैं, काली मृदा को, ठीक है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो अगर ये अपना भारत देख लें तो भारत में यहाँ एक पठार आता है पूरा क्षेत्र, हालांकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पूरा ही पठार जो है वो दक्कन का पठार का भाग है, लेकिन दक्कन का पठार का ये भाग है और दक्कन के पठार के इस पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की नमी ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है, नमी ग्रहण क्षमता। और इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये कि अगर एक बार बारिश हो जाए तो कई दिनों तक पानी भरा रहता है। जब ये सूखती है तो इसके कण सिकुड़ते हैं, जब ये नम होती है तो फैलते हैं, जब सिकुड़ते हैं तो दरारें पड़ जाती है। इसलिए सबसे कम खाद्य, सबसे कम सिंचाई और सबसे कम जुताई की आवश्यकता अगर किसी मिट्टी को है तो वो काली मिट्टी को है। सीधा संबंध अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा के पठारी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है कपास के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है साथियों, और इसीलिए अहमदाबाद और मुंबई दोनों का उद्योग है, जो वस्त्र उद्योग है उसके बड़े केंद्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आ रहा है, हजार झीलों का देश। तो हजार झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को। किसे कहते हैं, फिनलैंड। किसे कहते हैं, फिनलैंड को, ठीक है। ग्रीनलैंड देश है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। ये देखिए नीदरलैंड, और नीदरलैंड का दूसरा नाम क्या है, हालैंड। और इसे क्या कहते हैं, इसे दल, ये कह सकते हैं एक तरीके से इसे दलदली भूमि को सुखाकर भूमि प्राप्त की जाती है, इसलिए नीदरलैंड को एक परीक्षा में क्वेश्चन आता है, पोल्डर भूमि का देश किसे कहते हैं। पोल्डर भूमि का देश कौन सा हो गया, नीदरलैंड हो गया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी रुकजाविक है, राजधानी रुकजाविक, और विश्व की रुकजाविक विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी इसी देश की है। चलिए फिनलैंड की बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षेस के सदस्य राष्ट्र, इसका मतलब आप समझ लीजिए सार्क, ठीक है। सार्क और सार्क के सदस्य राष्ट्र कितने हैं, 8। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, काठमांडू में, मुख्यालय काठमांडू के अंदर आता है। सदस्य राष्ट्र 8 है। तो आप सोच रहे होंगे गुरुजी 8 भी गिना दीजिए, कौन कौन से। अफगानिस्तान पहला कौन सा है, अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा मालदीव, चौथा श्रीलंका, पांचवा बांग्लादेश, छठा भारत, सातवां भूटान, ठीक है, और 8वां बची गया आपका कौन सा, नेपाल। सिंपली बात है, पहले 7 सदस्य होते थे, अब 8 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पवित्र ग्रंथ गीता, गीता की रचना किसने की, वेद व्यास ने, ठीक है। साथियों ये आज का कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है सर, जो अपनी सीरीज चल रही है वो चल रही है, पेपर सेट चल रहे हैं अपने, और ये पर कर लिया अभी 20 कंप्लीट कर लिया। अभी पढ़ेंगे अपन लोग 21वें नंबर वाला। देखिए आप लोग इधर देखिए सामने, देखो इसमें जो पहला सवाल दिया है सर वो कौन सा है, पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। देखो आपको ध्यान रखना है सर कि पदार्थ की जो कुल अवस्था होती है, कुल अवस्था जो होती है पदार्थ की, वो कुल अवस्था कौन सी होती है आपकी सर, वो होती है 5। कितनी होती हैं, 5। यदि आपसे बोले सर कि पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी होती है, तो मुख्य अवस्था जो होती है सर आपकी वो कितनी होती है भैया, आपकी 3 होती है। कौन कौन सी, एक तो ठोस होती है, दूसरी कौन सी होती है, द्रव होती है, और तीसरी कौन सी होती है, गैस।
उसके बाद जो अगली होती है सर उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और उसके बाद जो आएगी सर उसको अपन बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कॉन्स्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि जो पदार्थ की अवस्था है कुल कितनी है आपकी, 5 है। देखो यदि आपसे कहा जाए सर कि 5 नंबर वाली कौन सी है तो बॉस आइंस्टीन कॉन्स्टेंट। यदि आपसे कहा जाए सर 4th नंबर वाली कौन सी है तो कौन सी है सर आपकी, प्लाज्मा है। प्रथम कौन सी आपकी, ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी कौन सी है, गैस। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, वो होती हैं। तो होने का मतलब क्या है सर, ठोस होती है, गैस होती है, कौन सी होती है, तरल। तरल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, द्रव। क्या होता है, द्रव। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ये सभी है। यदि ऐसे आता है पेपर में सवाल के सर कुल बताइए, कुल कितनी होती है तो कुल 5 होती है। मुख्य कितनी होती है आपकी, 3 होती है। अगला देखिए, अगला जो सवाल आता है सर आपका, देखिए किसी तत्व के समस्थानिक में उसके क्या समान होते हैं। देखो कोई तत्व होता है ना, तो तत्व के जो समस्थानिक होता है, समस्थानिक में आपको एक बात याद रखनी है कि सर इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक के साथ साथ आपको याद रखना है सर इसमें क्या समान होता है, सर इसमें प्रोटॉन समान होते हैं। क्या समान होते हैं, प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन समान होते हैं। जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो कैसा होता है सर आपका, असमान होता है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, इसमें समस्थानिक में परमाणु क्रमांक के साथ साथ में क्या समान होता है सर, प्रोटॉन समान होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटॉन, तो इसका मतलब प्रोटॉन ही है। कौन सा है आपका, प्रोटॉन। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए आप लोग। अगला जो सवाल आता है सर आपका वो आता है, हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा होता है। देखो हमारे यहाँ जो डिफेंस अकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाया हुआ है कि जो विटामिन होती है कुल होती है 6। कौन कौन सी होती है, ए, डी, ई और कौन सी, के। तो ये वाली जो विटामिन होती है किस में विलय होती है, बसा में विलय। ये वाली तो बसा में विलय होती है। और सर दूसरी जो होती है आपकी सर वो होती है बी और सी। बी और सी जो होती है सर किस में विलय होती है, आपके जल में विलय होती है। तो ये वाली जल में विलय विटामिन है आपकी। और सर बसा में विलय कौन सी होती है आपकी, अड़ैक होती है। देखो आपको ध्यान रखना, विटामिन डी और के जो होती है इसकी कुछ मात्रा मतलब 10 से 20% मात्रा जो होती है शरीर में स्वतः ही बनती है। तो इसमें कौन सी आ रही है आंसर में सर, कौन सी आपकी, डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, डी है। अगला देखिए आप लोग, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है। देखो आप लोग, जो विटामिन ए होता है, विटामिन जो ए होता है आपका, विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। और सर इसकी कमी से रोग कौन सा होता है सर आपका, रतौंधी रोग होता है। दूसरा कौन सा होता है सर आपका, वो होता है जीरोप्लेथमिया। जीरोप्लेथमिया होता है। तो आपको याद रखना है सर कि आपका जो विटामिन ए होता है ना, इसका जो सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं वो कौन सा मानते हैं भैया, आपका गाजर मानते हैं। कौन सा मानते हैं, गाजर। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आएगा सर आपका, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो देखो यह पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे मिश्र धातु, मिश्र धातु। और देखो मिश्र धातु जो होती है आपकी, उनमें मिश्रण होता है धातुओं का। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है कि जहां पर सर आपका लोहा प्लस कौन सा आपका सर, निकिल, उसके बाद कौन सा सर आपका, एक आएगा सर इसके अंतर्गत आपका, इसके बाद आता है सर इसके अंतर्गत निकिल, लोहा, और एक आता है सर आपका इसमें टिन आता है। क्या आता है, टिन। टिन का यूज नहीं लेकर यहाँ पर कई बार क्या काम में लेते हैं सर, नाइक्रोम काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, नाइक्रोम। और नाइक्रोम जो होता है सर ये आपके किस में मिलता है, हीटर की प्लेट में मिलता है। किस में मिलता है, हीटर की प्लेट में। तो देखो आप लोग यहाँ पर इसकी जगह क्रोमियम भी ले सकते हैं। तो ये जो मिश्र धातुएं होती है ना, अनुपात में बनाई जाती हैं। तो देखो निम्न में से कौन सी धातु है जिसमें लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपके सामने, वो क्रोमियम दे रखा है। क्या दे रखा है, क्रोमियम। क्रोमियम के साथ साथ यहाँ पर और क्या काम में लेते हैं सर आपके सामने, यहाँ पर लेते हैं निकिल काम में। क्या काम में लेते हैं, निकिल। और क्या होता है सर इसमें, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। तो ये क्या है सर आपकी मिश्र धातु। तांबा नहीं लेते हैं, एल्यूमिनियम नहीं लेते हैं, टिन नहीं लेते हैं। ठीक है जी। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है। देखो पीओपी की बात कर रहा है आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है सर किसका बना होता है, आपके रॉक फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, रॉक फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है जी। इसका सूत्र क्या होता है आपका, CaSO4 हाफ H2। ठीक है जी। तो ये क्या होता है सर आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला देखो आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है। मतलब देखो एक तो धातु कौन सी होती है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और मुक्त अवस्था में जो मिलती है कौन सी होती है, सोना, चांदी, लोहा, ये सब कुछ मुक्त अवस्था में मिलता है। एक ऐसी होती है जो मिश्रण से प्राप्त होती है। तो मिश्रण से जो प्राप्त करने होने वाली होती है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, मिश्र धातु बोलते हैं। देखो तांबा बिल्कुल नहीं होती, जस्ता नहीं होती, पीतल होती है। क्या होती है, पीतल। तो ये किससे मिलकर बनी होती है सर, तांबा प्लस जस्ता से, इन दोनों से मिलकर बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। लोहा मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 3rd नंबर। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है कि कालाजार का भाग कौन सा होता है। देखो
आप लोग ध्यान रखना, जो कालाजार होता है ना, ये होता है सर आपके किससे, परजीवी से होता है। किससे होता है, परजीवी से। और सुनो आप लोग, इसमें मच्छर के द्वारा बिल्कुल नहीं होता। हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी के द्वारा नहीं होता ये वाला। सैंड फ्लाई इसके द्वारा होता है। आपको ध्यान रखना है सर, ये किसके द्वारा होता है आपका, सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। अगला देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से निर्मित पदार्थ कौन सा होता है। देखो आपको ध्यान रखना है सर, एक सूत्र होता है, इसको अपन बोलते हैं NaCO3। और NaCO3 जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, या इसको अपन क्या बोलते हैं सर, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। आप लोग ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि सर इससे क्या बनते हैं, शीतल पेय पदार्थ बनते हैं, शीतल पेय पदार्थ। तो शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं वो किससे बनते हैं सर, आपके सोडे से बनते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा सर, सोडा वाटर। जो शीतल पेय पदार्थ मार्केट में सोडा वाटर मिलता है, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल आती है उसके अंतर्गत जो होता है वो कौन सा होता है सर, आपका बेकिंग सोडा होता है। अगला देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी किरण कौन सी होती है। तो देखो एक्सरे किरण, इसके खोजकर्ता कौन है आपके, रोंटगन। गामा किरण के कौन है सर, आपके बेकुरल, इनके बेकुरल हैं। अल्फा किरण जो होती है इसके खोजकर्ता, बीटा किरण ये होती है सर आपके जैसे इस प्रकार से, ये तो क्या होता है आपका अल्फा होता है, और ये कौन सा होता है सर आपका बीटा किरण होता है। देखो सबसे बड़ी जो होती है कौन सी होती है आपकी, गामा किरण होती है। इसमें भेदन क्षमता ज्यादा होती है भैया, भेदन क्षमता जिसमें सर्वाधिक होती है कौन सा होता है सर, आपका गामा होता है। अगला देखो, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। देखो जो आपका विद्युत हीटर होता है इसकी जो कुंडली होती है किसकी बनी होती है, आपके नाइक्रोम की। देखो जो नाइक्रोम होता है ना, नाइक्रोम सर मिश्र धातु होती है, किससे मिलकर बनी होती है सर, ये बनी होती है निकल प्लस क्रोमियम प्लस किसकी सर, आयरन की। आपको ये ध्यान रखना है सर, निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन मिलकर क्या बनाते हैं, आपके नाइक्रोम बनाते हैं। अगला देखिए, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। देखो पावर जो स्टेशन होते हैं ना उनमें जो प्रमुख स्रोत होता है वो कौन सा होता है सर, आपका सौर शक्ति होती है। कौन सी होती है आपकी, सौर शक्ति। जो सोलर प्लेट होती है आपकी उनसे क्या होता है सर, आपका ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है जी, डीजल बिल्कुल नहीं होता, कोयला बिल्कुल नहीं होता, पानी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है जी, अगर आपसे कहा जाए सर कि जो आपके हिल स्टेशन जो होते हैं वहां पर कौन सा होता है, तो वहां पर इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है जी, अगला देखिए आप लोग, मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है। तो देखो मानव का जो वृक्कक होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहां पर क्या मिलती है सर, आपकी एडिनल ग्रंथि मिलती है, और एडिनल ग्रंथि जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, अधिवृक्कक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृक्कक। ध्यान रखना आप लोग, यदि आपसे कहा जाए सर कि मानव का जो मूत्र होता है ना उसका यदि निर्माण की बात कर रहा है वो आपसे, क्षमता तो कहां पर है, नेफ्रॉन में। इसको नेफ्रॉन कहते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये छानने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर रक्त आता कहाँ से सर, लीवर से आता है। कहाँ से आता है, लीवर से। लीवर क्या बोलते हैं अपन लोग, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, जहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का क्या होता है, निर्माण। तो मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है भैया, आपके लीवर या यकृत में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, आपका यकृत। अगला देखिए, कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होने से कौन सा रोग घातक रोग होता है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जो आपका कोशिका में जो अनियंत्रित विभाजन होता है उसको अपन बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं, कैंसर। कैंसर का जो रोगजनक आता है, रोगजनक जो आता है सर उसको अपन बोलते हैं ऑन्को वायरस, ऑन्को वायरस बोलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। यदि आपसे कहा जाए सर कि इसका अध्ययन क्या होता है, तो अध्ययन जो होता है सर इसका वो कौन सा होता है, आपका ऑन्कोलॉजी होता है। कौन सा होता है, ऑन्कोलॉजी। और यदि आपसे कहा जाए सर कि इसका इलाज क्या होता है, तो इलाज जो होता है सर इसका होता है कीमोथेरेपी। क्या होता है सर, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इसका इलाज होता है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है सर, इसका अध्ययन होता है। और वायरस का नाम क्या होता है, ऑन्को वायरस होता है। यदि आपसे कहा जाए कि सर किस गैस का प्रयोग करते हैं इसमें, तो रेडॉन गैस। और रेडॉन गैस कौन सी होती है, आपकी आरएन। आपको ध्यान रखना है, इसको कैंसर रोधी गैस कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए सर कि कैंसर रोधी गैस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है सर, आपकी रेडॉन होती है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकंड नंबर वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। देखो यहाँ पर वो बात किसी कर रहा है आपसे, गोबर गैस की। तो देखो गोबर गैस जो होती है सर आपकी, उसका जो मुख्य घटक आता है वो सर कौन सा आता है, आपका मेथेन आता है। कौन सा आता है, मेथेन। और मेथेन का सूत्र क्या होता है सर, आपका CH4 होता है। अगला आता है सर आपका जो आपका होता है ना, जैसे आपसे बोले सर कि LPG, तो LPG का मुख्य घटक कौन सा होता है सर आपका, एक होता है सर ब्यूटेन, और दूसरा कौन सा होता है सर आपका प्रोपेन। कौन सा होता है, प्रोपेन। और यदि आपसे कहा जाए सर कि CNG का घटक क्या होता है, तो CNG का जो घटक आता है सर वो कौन सा आता है, आपका मेथेन आता है। कौन सा आता है, मेथेन। तो आप लोग ये ध्यान रखना सर, CNG का मेथेन होता है, LPG का ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मेथेन किसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और गोबर गैस का घटक क्या होता है सर, आपका मेथेन होता है। और सुनो, LPG में आपको ये भी ध्यान रखना है सर कि जो आपका LPG है इसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं सर, घरों में करते हैं। और जो आपका मेथेन होता है इसका प्रयोग, CNG का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं सर, वाहनों में। तो वाहनों में जो ईंधन के रूप में काम होता है सॉरी, वाहनों में
ईंधन के रूप में जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है सर, सीएनजी के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर, आपका 4th नंबर। तो ये आपका 21वां नंबर पेपर सेट कंप्लीट होता है। एनालिसिस करो अच्छे से, जहां पर समझ नहीं आता वहां कमेंट छोड़ो, उसका मैं जवाब दूंगा आपको। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार। अगली पेपर सेट में आपको शायरी सुनाऊंगा, ठीक है जी। चलो थैंक यू। लाडलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 50 पेपर सेट की अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें पेपर सेट नंबर है अपना 21। 20 अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 21 नंबर पेपर सेट है। मैथ का प्रश्न है आपके सामने 31 नंबर, जो कि मैथ का पहला प्रश्न है, सेट का 31 नंबर है। देखो इस पर पॉइंट ये आपका है .16 और आपका 16 के ऊपर बार है। यदि मैं आपको समझाऊँ .3, देखो 3 के ऊपर बार है तो 3/9 हो जाएगा। जैसे .45 है, इन पे बार है तो आपका 45/9 हो जाएगा। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना ही नीचे 9 आएगा। क्या आएगा, उतना ही आपका नीचे 9 आएगा। जितनी एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा। जैसे 1 पे था 1 9 आ गया, 2 पे था 2 9 आ गया। अगला प्रश्न आपको प्रश्न में दे रखा है ये कि .16, ठीक है, बार है आपका, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो ऊपर से बार का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या आएगा आपका डबल 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16/99 आएगा आपका, 16/99। यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है आपके 16/99। ठीक, ये आपका आंसर। एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 1 9 लग जाएगा, 2 पे बार है तो 2 9 लग जाएंगे, 3 पे बार है तो 3 9 लग जाएंगे। यदि ये संख्या यहाँ से डिवाइड मतलब कटती हैं, सरल होती हैं, सरल क्या होती, सरल, जैसे सरल होती हैं तो सरल कर लिया करो। सरल होकर लास्ट में जो संख्या आएगी वही आपका आंसर रहेगा। प्रश्न है 75 भाग का चिन्ह है, कोष्टक 3 + 2 है, गुणा 10 है और फिर लास्ट में है आपका +7 है। सबसे पहले कोष्टक वाला करेंगे। 75 भाग 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 +7। फिर भाग वाला करेंगे, 75 में 5 का भाग देंगे, 15 आएगा, गुणा 10 है प्लस का आपका 7 है। 15 गुणा 10 करेंगे 150, 150 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा लाड़ दो 157, बोर्ड मैथ्स वाले नियम से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा लाड़ दो 157। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक दे रखा है आपका 40 तक। 1 से शुरू हो रही है, ये आपकी हो गई प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और पूर्ण संख्या आपकी शुरू होती है कितने से, 0 से। कितने से, 0 से। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक की है, 40 तक का। और इनका मान करवा रहा है, मान इनका प्लस का चिन्ह दे रखा है, मतलब कि योग करवा रहा है। और मैं आपको पहले ही पेपर में बता चुका है कि प्राकृत संख्या योग का सूत्र होता है n कोष्टक n + 1/2। कितना, 2। n है अपना 40, 40 में 1 जोड़ दो बटे 2, 40 गुणा 41/2 कितना आ जाएगा 20। 41 दूनी 82, ये 820 आ गया आपकी 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, यदि यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का योग की बात करता तो n कोष्टक n - 1/2 ये आपका पूर्ण का है। पूर्ण में आपका माइनस आएगा, प्राकृत में आपका क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लैसे 60 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपकी दो संख्याएं हैं 4:5 में। प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, लैसे कितना 60। तो अनुपातों का लैसे निकाल लो, अनुपातों का क्या निकालना है यहाँ पे, लैसे। 4 और 5 का लैसे आ जाए कितना 20। देखो 20। अब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बड़ा अनुपात कौन सा है, 5। कौन सा है, 5 बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे आपका 60 दिया हुआ है प्रश्न में लैसे, और यहाँ पे लैसे निकल का है कितना, बड़ी संख्या पूछ रहा तो बड़ा अनुपात कितना है 5। 20 से डिवाइड हो गया 3, 5 × 15, ये आपकी बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, ये आपकी आ गई कौन सी, 15 बड़ी संख्या। छोटी संख्या पूछता तो यहाँ अपन कितना करते, 4 लेते। कितना लेते, 4। 4 × 12 आ जाती छोटी संख्या। कौन सी आ जाती, 12। अगला प्रश्न है अपना, यदि A अनुपात B 3 दे रखा है। कितना, 3 दे रखा है। 3 नहीं, इसमें मिसप्रिंट है, A अनुपात B है अपना प्रश्न में 3:4। 4 और है ये आपका। ठीक, A अनुपात B और C और है, 3:4 है। अगला है B अनुपात C 4:7 है। देखो
अपने 4 के सामने जगह खाली है तो 4 लिख दो, इधर 4 के सामने खाली है तो 4 लिख दो। ऊपर से नीचे इनको गुणा, 7 चौक 28, यह आपकी आ गई 4 चौका 16, यह आपकी आ गई 4 तिया 12। देखो सरल हो रही है, 2 से कट रही 6, 2 से कट रही है आपकी 8, 2 से कट रही है आपकी 14, फिर 2 से कट रही है 7, 4 और ये आपका 3:4:7, ये आपका आंसर ABC का अनुपात आ गया। अब आपसे पूछ कर आए A प्लस B प्लस C बटे C। A का मान कितना है 3, B का कितना है 4, C का कितना है 7 और C से भाग दोबारा 4 3 7 और 7 14, 14 में 7 का भाग देंगे, ये आ जाएगा आपका लाड में कितना 2। कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पे 2। ठीक है, ABC का मान निकल गया आगे। अगला है 20% को दशमलव भिन्न में बदलो। 20 है, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा नीचे 100, 20 ये 0 से 0 कट गई, आपका आंसर आ गया 0.2, 0.2। ये आपका दशमलव भिन्न में बदल दिया 0.2। दशमलव भिन्न का मतलब होता है पॉइंट में आंसर देना। अगला है 4A माइनस 5B। ठीक, 4A प्लस 5B बराबर 1:6। देखो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 4 से ये हो गया 24A माइनस 6 पंजू 30B, ये 30 है, ये इधर आपका सेम रहेगा क्योंकि प्लस ये 1 है। अगला है 24A, ए वाली संख्या एक तरफ कर लो, माइनस का 4A, इधर आपका 5B है तो ये माइनस की है, देखो प्लस की हो जाएगी 30B। यहाँ से आपका बचा 20A बराबर बचेगा आपका 30 और 5 35B। ठीक, बीस 35, ये आपका 4 आ जाएगा, 5 से ये आ गया कितना 7, कितना आ गया 7। अब ये 20 है तो इनको देखो पक्षांतरण करेंगे, A अनुपात B आपका बन जाएगा A अनुपात B 7:4। ये जब यहाँ पे क्योंकि ये गुणा में है, किसमें गुणा में, यहाँ सरल करने के लिए मैंने नीचे लिखा था इनको, तो क्या बन जाएगा आपका 7:4। ठीक, अगला प्रश्न है समकोण होता है, तो समकोण जो थीटा 90 के बराबर होती है, समकोण किसके बराबर होते हैं थीटा 90 के बराबर होती है, और न्यून कोण होती है 90 से छोटी और अधिक कोण होती है 90 से बड़ी। ठीक, अगला है आपका वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिज्या 7, R बराबर, त्रिज्या R बोलते हैं, R बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल लाड लो यहाँ पे होता है पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R 7 × 7 से 7 खत्म, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यदि यहाँ पे परिमाप पूछता तो 2πr, परिमाप क्या होता है आपका 2πr। अगला प्रश्न है राम 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी करता है, राम 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी करता है, खुद तो नहीं जा सकता, किसी साधन से जा रहा होगा 72 किलोमीटर की दूरी राम, और वैसे राम तो भगवान है, कहीं भी जा सकता है, 72 का क्या 72 से जा सकता है। तो बताओ राम 1 सेकंड में मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, किससे 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आपको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 5 चौका ये 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ रही किसकी राम की, तो ये 1 सेकंड में आपकी दूरी आ गई कितनी 20 मीटर, कितनी आ गई 20 मीटर, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है आपका 15 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए। मैंने कल भी आपसे कहा था औसत, नया औसत की बात करें पुराना औसत में, किसमें पुराने औसत में, किसमें पुराने औसत में, घटाने की बात करें घटा दे, जोड़ की बात करें जोड़ दे, और गुणा की बात करें तो औसत से गुणा कर दे, और भाग की बात करें तो औसत से भाग दे दो। ठीक है, तो अपना पुराना औसत कितना है 25, यहाँ घटाने की बात कर रहा है तो 25 से 4 घटा दो, 25 से 4 घटा दो, नया औसत कितना आ जाएगा लाड लो यहाँ पे 21, नया औसत कितना आ गया 21। अगला प्रश्न है 16 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करते हैं, देखो यहाँ से कुल वर्क आ जाएगा 16 × 9 करेंगे तो बताओ 18 व्यक्ति, 18 से डिवाइड कर दो 2, ये कितना 8, कितने दिन में कर देंगे लाड लो 8 दिन में, 18 व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे इसको 8 दिन में। अगला 3600 रुपये का 2% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का ब्याज, देखो यहाँ पे ये जो है मूलधन है, क्या है मूलधन है, ये आपकी दर है और ये आपका समय है 1 वर्ष 6 माह, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 18 माह, 1 वर्ष में 12 महीना और 6 महीना हो रहा है,
टोटल कितना हो जाएगा 18। यहाँ आपको क्या निकालना है, ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। समय कितना हो गया 18 माह। महीना आपको महीना दे, क्या दे, माह। तो आपको वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दे। यदि आपको दिन दे, वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग देंगे, 365 का। तो इसमें 12 हो गया यहाँ पे, और नीचे आपका 100 आता ही है। ठीक, ये 2 से कट गई 6, 6 से कट गई 3, 36, 3, 108, कितना हो जाएगा, 108 रुपया आपका ब्याज बन गया। ठीक, अगला प्रश्न, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और 15 की बात कर रहा है, 1 से 15 तक का औसत बात कर रहा है। जब लगातार संख्या हो, एवरेज की बात करें तो पहली और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग, 16, 16 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, लाड़ दो 8। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न, एक मोबाइल जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपये है, दुकानदार मोबाइल पर 20% की छूट देता है। यहाँ पे जो छूट मिलती है वो हमेशा अपन को जो दुकान से सामान खरीदते हैं अंकित मूल्य पे मिलती है, क्रय मूल्य पे नहीं मिलती छूट। ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो बताओ मोबाइल का विक्रय मूल्य, सीधा सीधा विक्रय मूल्य निकाल दो। यहाँ पे 3000 रुपये, अंकित मूल्य, छूट है 100 से घटा दो, 80 हो जाएगी बटे 100, 2 जीरो कट गई, 8 दिया 2400 रुपये। ये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य मोबाइल का। ठीक, अगला प्रश्न रीजनिंग का, 12, देखो 12 से 30 कितना हो गया, यहाँ पे 18, फिर 30 से 48, यहाँ भी 18, फिर आपका ये हो गया कितना, 72, 24, यहाँ भी 24, देखो यहाँ पे कितना बढ़ा, 6, तो यहाँ भी 6 बढ़ा दो, 30 जोड़ दो, 6 बढ़ाएंगे 24 में, 6 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 30 96 में जोड़ दो 126। ये आपका आंसर 126, डबल क्रम से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, 1, 2, 6, 4, 1 को 2 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा किया, 6 को 4 से किया, 24 को 5 से कर दो, 24 पंजू 120। 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, गुणा का क्रम बढ़ रहा है। यदि प्लस का अर्थ आपका भाग है, देखो 36, तो गुणा का अर्थ दे रखा है आपको, गुणा का अर्थ -12, प्लस का अर्थ आपका भाग दिया गया है। ठीक, 4, भाग का अर्थ दिया गया है +6, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ दिया गया आपको गुणा। तो सबसे पहले भाग वाला पार्ट हल करेंगे। 4 का भाग 12 में देंगे, कितना आएगा, 3। यहाँ पे 6 में देंगे भाग 2 का, कितना आ गया, 3, ये गुणा 3। अब गुणा वाला पार्ट हल करेंगे, 3 तिया 9, 36 - 3 प्लस का 9, 36 में से 3 घटाया, कितना आ गया, 33 + 9, यह आ गया आपका कितना, 42। कितना आएगा, लाट दो 42। बोर्ड मैथ्स के नियम के आधार पर हो गई। ठीक, अगला प्रश्न है, पी और क्यों भाई है। 2 कैंडिडेट हैं, पी और क्यों भाई है। ठीक, भाई मेल फीमेल प्लस माइनस कर लिया करो। आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है। जो पी का कोई पुत्र है वो एस का क्या है, भाई। ये आर और एस हैं जो बहनें हैं। ठीक है, तो क्यों आर से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों भाई हैं, ये इसका भाई है, ये इनका पिता हो गया, तो क्यों है जो आर का क्या लगेगा, चाचा। ठीक, अगला प्रश्न है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लड को, इसमें बढ़ा के लिख रखा है क्रम, 20 से ई प्लस से 3 कर रखा है, कितना, एल से आई। देखो इनको ABCD से ही लिख लो। जो आपका 20 से हो रहा है ई, ये बी है, 20 से ई हो रहा है, देखो +3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप पी में +3 कर दो, पी में +3 कितना हो जाएगा, एस, कितना हो गया, एस। एल से आपका हो रहा है आई, ये एल से आई, ये -3 हो रहा है, कितना, -3। तो ई से -3 कर दो, ई से -3 कितना आ जाएगा, बी, बी हो गया। फिर ओ से आर हो रहा है, क्या, ओ से आर, +3 कर दिया। फिर यहाँ +3 कर दो, आर से +3 करेंगे यू, आर से +3 करेंगे यू। ठीक है, अगला हो रहा है आपका ओ से
एल, ओ से क्या हो रहा है एल, ओ से एल माइनस का 3, तो इसमें भी माइनस का 3 कर दो आई में, एफ क्या हो जाएगा एफ। ठीक, अब इसमें देख लो मैच कर लो, ये एस बी यू यही होगा फिर आगे, जब और तो किसी में मैच नहीं हो रहा आगे करने की जरूरत नहीं। तो 50% अपने कंप्लीट हुए पेपर सेट 21 के। जय हिंद जय भारत।